है ये। हालांकि अब ये मुझ पे लागू नहीं होता है क्योंकि शादी मैंने पहले से कर ली है जी। और जहाँ तक अंतर में है तो बाकी लोगों के समय 5-6 लाख में 500,000 को लेना होता है, 1% है। तो सोचिए कि कितना कम है। उसमें लिख से आता है अधिकारी लोगों के रूम में, अधिकारी लोग बड़ा थोड़ा सा ऐसे करके बैठते हैं, थोड़ा सा होता है ना, एरोगेंस दिखाते नहीं है लेकिन वो होता है। हाँ भाई बोलो क्या काम है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देखी टॉक्स में। मैं हूं शुभम सिंह। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है चूँकि छात्र जीवन से बहुत ज़्यादा ये ताल्लुकात रखता है ये पॉडकास्ट। आप हमारे बगल में जो शख्स देख रहे हैं, नाम है वैसे बड़ा थोड़ा सा अटपटा नाम है, फिर से पूछना चाहिए। ओमकार वैभव सिंह। ओमकार वैभव सिंह, वैसे पुकार का नाम टप्पू सिंह है इन शॉर्ट में। अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है कुछ दिनों पहले ही, और इस जो भागम भागी है कि हम आगे हो जाएं, हम आगे हो जाएं, उसमें इन्होंने भी एक अच्छा खासा रैंक पाया है और एक पद मनोनीत हुए हैं। तो इस बातचीत को स्टार्ट करते हैं और इनकी जुबानी ही पूरा किस्सा कहानी सुनते हैं कि जो भी तमाम तरह के स्ट्रगल हुआ जीवन में, या फिर अभी इनके पास जो पद और जिम्मेवारी आने वाली है उसके बारे में भी। बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। और ये प्लेटफॉर्म आपका है, जो कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके लिए। पहले तो आप अपना परिचय से स्टार्ट करिए, हम चाहेंगे। मेरा नाम ओमकार वैभव सिंह हुआ और मैं 67वें बीपीएससी में आरडीओ के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ और मेरा रैंक है 343। मेरा सब्जेक्ट रहा है हिंदी साहित्य, ग्रेजुएशन में भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी। और देखिए, जब आदमी तैयारी करता है, उसको संघर्ष कह लीजिए, तो हित, रिश्तेदार और दयाद, और ख़ासकर एक समय के बाद घर वाले भी, बिल्कुल वो आप समझे टॉन्ट या फिर उस तरह की चीज़ें बातें उन्होंने देखा थी बहुत पढ़ाकू भइल हुआ या फिर तरह का कलिहन, वो तो हो गया संघर्ष वाली बात है। और उसके बाद जब ये सिलेक्शन हुआ और दोनों में डिफरेंस क्या रहा तमाम लोगों का? मेरे व्यक्तित्व में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, मैं ऐसे ही था। हालांकि व्यक्तित्व को देखने का नज़रिया लोगों को बदल गया है। जो पहले बोलते थे लोग कि बस ये लगे हुए हैं इसलिए कि आज का एक कॉमन भावना है ना कि बाहर रह रहे हैं क्योंकि शादी हो जाए। अच्छा, बिया खाती, तिलक लेवे खाती कि पढ़ ले तिलक लेवे खाती भी ऐसे कि बिया हो जाए बढ़िया, ऐसे भी। अच्छा, हालांकि मेरा ये है माइंडसेट, 70-80% है ये। हालांकि अब ये मुझ पे लागू नहीं होता है क्योंकि शादी मैंने पहले से कर ली है जी। और जहाँ तक अंतर में है तो बाकी लोगों का नज़रिया बदल गया। आप लोग बोलते हैं कि हाँ जो पढ़ते रहेगा उसको तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, जबकि पहले मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो ये सबके मतलब सिलेक्शन होने के बाद ये थॉट्स बदल गए सबके। मैं वही हूँ, लोग बदल गए हैं, लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है। लोग भी वही हैं, बस नज़रिया बदला। नज़रिया बदल गया है। अब वो टैग लग चुका है। अब तो लोग बाकी बच्चों को भी कह रहे हैं इसी का लगे रहोगे तो जरूर हो जाएगा। टप्पू से कुछ सीखे के चाहिए। हाँ, लगे रहोगे तो जरूर हो जाएगा। ये हर एक सफल व्यक्ति के संघर्ष का ये पड़ाव होता है। और हम लोग शुरू से शुरू करते हैं आपके जीवन का, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा और जो बचपन कैसा रहा, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। चूँकि किसान के पुत्र होने के नाते जी, एक घर से बाहर भेजना है एक बहुत बड़ी सफलता है। और कहा जाएगा कि पापा का दूरदर्शिता भी है। जहाँ के बाकी लोग जब खेत खरीद रहे हों तो कोई मुश्किल से आपको बाहर भेज रहा हो, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और यही कारण है कि हमारा जो स्कूलिंग जो है, बहुत सारे स्कूल मैंने बदले हैं। जैसे जैसे उनको लगा कि हम क्षमता से दूर भेज सकते हैं, वैसे वैसे मुझे दूर भेजा गया है। अच्छा, अपने से दिवेस्ट किए? हाँ हाँ। प्राथमिक शिक्षा जैसे कि भभुआ में न्यू कॉन्वेंट स्कूल है, एक बड़े भाई के मित्र की स्कूल थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मेरा हुआ प्राथमिक शिक्षा। और 9वीं 10वीं हुआ है ST सबरेंस हाई स्कूल पटना, कदम कुआं के पास है। और इंटरमीडिएट मेरा हुआ है AN कॉलेज पटना से। और ग्रेजुएशन कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे जाना पड़ा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, जौनपुर से हुआ। जब आप प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ले रहे थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी, घर में आवागमन या फिर आन जान होता ही होगा, तो ये पदाधिकारी या फिर तैयारी UPSC BPSC की तरफ कब रुझान गया कि नहीं ये करना चाहिए? मेरा थोड़ा देर से हुआ है। अच्छा। क्योंकि ग्रेजुएशन के समय जब मेरे एक मित्र हैं, वो UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हुए हैं, IRTS में सिलेक्ट हुए थे। तो उन्हीं के साथ रहने से, उन्हीं के साथ उनके मार्गदर्शन में ही कहिए मैं इस लाइन में गया हूँ। और एक जो घटना भी थी कि एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अच्छा। तो उससे पहले मैं मेडिकल लाइन में जाने वाला था। एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा कि यहाँ बहुत देर हो चुकी है, 2 साल का गैप हो गया था। तब मैं वहाँ के बाद गया दिल्ली, उन्हीं चंद्रशेखर प्रसाद के पास, दिल्ली में उन्हीं के गया, उनका रूम पार्टनर था। वहाँ से कुछ मार्गदर्शन हुआ। उसके बाद मैं 4-5 साल के बाद आ गया फिर पुनः घर पे आ गया। हाँ। तो 4-5 साल जो प्रिपरेशन किए उस दौरान कुछ पॉजिटिविटी दिखी? सब्जेक्ट मेरा जो है हिंदी साहित्य, वो वहाँ पे जाकर उसमें सुधार हुआ है। सुधार हुआ? हाँ, GS में तो मेरा काम लगभग अपना यही रहा, लेकिन सब्जेक्ट वहाँ सुधार हुआ। वहाँ मैंने दृष्टि में कोचिंग की थी।
अच्छा, दृष्टि से आप हाँ, दृष्टि शूट किए थे। देखिए, जब आदमी धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करता है तो पॉजिटिव वाइब के साथ साथ निगेटिव वाइब्स भी इन्वॉल्व होते ही होते हैं। तो उन नकारात्मक चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हुए इन तमाम प्रोसेस में? डिस्ट्रैक्शन तो मेरा एक रहा कि खासकर दिल्ली वाले पीरियड में मैं इस एग्ज़ाम को उतना गंभीरता से लिया नहीं। लगता है ना कभी समय है, हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, होते होते लगा कि 5 साल बीत गया। हाँ, लगा कि अब जो है मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ। तब मैं वहाँ से अटेम्प्ट रहते हुए यूपीएससी का अटेम्प्ट छोड़ के मैं बीपीएससी पे फोकस हो गया, क्योंकि इसमें मुझे अटेम्प्ट ज़्यादा मिलने थे। ठीक। और वहाँ से मैं जब खासकर जब घर पे आया तब से मैं ये ज़्यादा बेहतर फोकस होकर पढ़ा। घर पे आने के बाद हाँ, मतलब दिल्ली और घर में ज़्यादा डिफरेंस था? हाँ, घर पे वहाँ जैसे कि हुआ कोचिंग तो कर लिया ना, लेकिन वो फोकस नहीं होता है कि अपने ऊपर काम करना। सब्जेक्ट के रूप काम करने का अलग बात है, एक अपने ऊपर भी काम करना होता है कि आपका कमजोर पक्ष क्या है, आप लिखते कैसा है, मेंस में प्री में आपको बार बार क्यों नहीं हो रहा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चीज़ में। वो हर बार बेहतर करना ही होगा जी, क्योंकि आपका कंपटीशन नई पीढ़ी के लोगों से है। जैसे से आप लाइफ में ग्रो कर रहे थे, डिस्ट्रैक्शन प्लस पॉजिटिविटी दोनों आ रही थी, तैयारी भी हो रहा था। पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा था? पर्सनल लाइफ थोड़ा मुश्किल था मेंटेन, ये मैनेज करना। क्योंकि पढ़ाई और क्योंकि पूरा पर्सनल होता ही नहीं है ना जी। आप एक परिवार के हिस्सा हैं, वहाँ भी लोग आपसे कुछ उम्मीद है। फिर आप एक समाज के हिस्सा हैं, वहाँ भी लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ विचार रखते ही हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए या फिर जो भी वक्ता हैं कहते हैं कि लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए, अपने मन का करना चाहिए, इस तरह के थॉट्स? ये गुण तो मेरे अंदर हमेशा से है और शायद आगे भी रहे। इग्नोरेंस है। हाँ, कभी किसी की नहीं सुना कि ये होगा, लेकिन फिर भी मन में तो वो आता है। देखिए, कहीं ना कहीं चूंकि जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। वही तो सर ऊर्जा का मेन स्रोत है। अच्छा, आपको कुछ करने का तभी मिलता है जब कोई बोल के जाता है ना, तब लगता है कि थोड़ा सा 1 घंटा और ज़्यादा पढ़ना चाहिए बड़ा कूट के गला। और देखिए, कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं टीम के, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भेजे हुए हैं कि भैया आप पूछवाइएगा ज़रूर। परिवार जैसे आपका है, अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड है, खेतिहर फैमिली है, तो इन सब के बीच जो संघर्ष रहा आपका या फिर अभी जो आप सक्सेस हुए हैं, इसमें श्रेय किसको आपको देना चाहिएगा? मतलब होता ना, हर किसी के लाइफ में एक प्रायोरिटी होती है किसी न किसी व्यक्ति का। पहले तो मैं हूँ भी पारिवारिक आदमी जी, उसके बिना मेरा वो आप कहीं भी किसी पोस्ट पे भेज दीजिएगा तो मेरा वो मज़ा ही नहीं आएगा लाइफ। ठीक, सक्सेस का भी मज़ा नहीं है। ठीक, सबसे पहला तो योगदान देना चाहिए मेरे माँ बाप को, जो कि अब कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, बताया ना कि जहाँ लोग खेत खरीद रहे हो वहाँ कोई हमको पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं ना, आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, कोई भी देखिए शिक्षा में खेत वाले इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है। हाँ, वहाँ बढ़ जाएगा पूंजी। यहाँ उससे भी कम रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस रेट और कम है। चाहे कोई भी लाइन हो, ये नहीं करेंगे बीपीएससी में जी सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में 5-6 लाख में 500,000 को लेना होता है, 1% है। तो सोचिए कि कितना कम है। उसमें लिख से हट कर सोच पाना कि हम अपने बेटों को शिक्षित करेंगे, क्योंकि अगर आप एक किसान भी तभी एक बेहतर किसान बन पाएगा थोड़ा शिक्षित हो। हालांकि हम लोग के यहाँ क्या है कि शिक्षा मानव विकास से मतलब नहीं है, जो लीक चल रहा है पूरा पूंजी बनना चाहिए, यानी उसका नौकरी मिले तभी उसकी शिक्षा जो है सफल है। नौकरी से ज्यादा ताल्लुकात किया जाता है एक सफल व्यक्ति। अगर नौकरी नहीं है तो फिर आपका शिक्षा कोई मतलब नहीं है, सामान्यता ऐसा सोच का अनुसार। तो पहले तो उनको देंगे कि वो ऐसा सोच पाए उस समय में। हम लोग तो आज ना बात कर रहे हैं, वो उससे पहले सोच पाए। उस वक्त का डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन। हम लोग हॉस्टल में शुरू में हॉस्टल में भेजे जब, क्योंकि भाई किसान फैमिली बाहर रख के अफोर्ड नहीं कर पाती। बिल्कुल, हॉस्टल में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति का देना होता है ना फी। हॉस्टल में गया, उसके बाद 2 बड़े भाई लोग हैं, उन लोगों ने कभी नहीं रोका। नहीं तो होता है ना कि सपोर्ट रहा भाइयों का। हाँ, कि भाई ये हो गया है, इतनी उम्र हो गई, अब आइए अभी हाथ बढ़ाइए किसान। अच्छा, ऐसा नहीं रहा? आपके 2 भाई हैं, पुकार का नाम डब्बू सिंह और पप्पू सिंह है। दीपू सिंह और पप्पू सिंह है। तो देखिए, हर एक ज्वाइंट फैमिली का टिका टिप्पणी वाला रूल होता है। आपने 5 साल तैयारी किया। एक ये लोकल सवाल है, क्योंकि सबके घर द्वार में देखिए चाचा ताक रहे हैं, उनके भी दिमाग में होगा कहीं ना कहीं। आज तक से वो भले कहते हैं अपने घर कि अरे सीख कुछ, लेकिन एक टाइम पे होता होगा कि आपके बड़े भाइयों से कहा जाता होगा कि अरे मतलब कब तक तैयारी करी हूँ, एक बार आईजीए बन के यहाँ का भर ले, या फिर आईजीए का तैयारी मतलब हो रहा ना कि जज बनिया चाहे तरह का। तो ये कभी कुछ सुनने को नहीं मिला भाइयों से? भाइयों से नहीं, लेकिन मेरे कारण उनको भी सुनने को मिला है। जो मैं सुनता था, अच्छा, मेरे थ्रू डायरेक्ट नहीं आता था, उन लोगों के थ्रू ही आता था। मतलब लोग कहते थे? हाँ, मुझसे बस इतना लोग कहते थे, खासकर इधर 2-3 साल से, कि अब दूसरों की तैयारी कर लेनी चाहिए, पुलिस उलिस तो भरे के चाहिए, सिपाही भरे के चाहिए, नौकरी छोट बड़। देखिए, बिहार यही है, कोनो नौकरी मिल जाए, सरकारी मिले के चाहिए, चाहे पुलिस का टैग लग जाए, डंडे ढोए के मिले,
लेकिन सरकारी होनी चाहिए, प्रायोरिटी यही ना अभी है। अभी ये रिजल्ट आने के 2 दिन पहले शिक्षक वाला आया था अभी बिहार का। हाँ। आप जिस चाचा की बात कर रहे वही बोल रहे थे। अच्छा। अरे उनको भरवैला जना शिक्षकों होगी रहती तो कम से कम जीवन कुछ थोड़ा सा होगी कुछ रही है। स्थायित्व। लेकिन भगवान ने कुछ और सोच रखा था, हाँ। पहले ही से ग्रांटेड थे। असल में किसी से शेयर भी नहीं किए थे कि इंटरव्यू में दे चुका हूँ और आने वाला है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो गलत ही सोच के बोल रहे थे। तब तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको अंदर अंदर ही, मान मेरी लीजिए सफलता का सबसे बढ़िया बात यही है कि किसी को उम्मीद नहीं है मुझे छोड़ के। कि होगा, अचानक से आ गया। हाँ, किसी को मालूम ही नहीं था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। लोग पूछता भी था ना, हमारे रिश्तेदार खुश भाई ना, अच्छा हैं? हमारे रिश्तेदार माँ के पास जब कॉल किए तो बोले कि तुम बतेलू जना कि एग्जाम देता ना। अरे तो एग्जाम देने का कौन बताता है भाई। दैट सफलता की कुंजी ही मैं ली। कहाँ बताऊंगा क्या क्या एग्जाम दे रहा सही बात है, बिल्कुल। और एक और सवाल है, जैसा आपने जिक्र किया था शादी आपकी हो चुकी है, हालांकि अब हुई होती तो तिलक थोड़ा ज्यादा मिला। रेट थोड़ा ज्यादा हो गया ये बात सब लोग बताते हैं। जोक सब पार्ट है एक। सब लोग बताते हैं कि अरे यार थोड़ी लेकिन गलती हो इसमें एक देखिए अच्छा पॉइंट ये है कि शादी आपकी 1 वर्ष पहले हो चुकी है, गई। चयन आपका इधर भी छुआ है, तो पत्नी का किस तरह से समर्थन या फिर सहयोग रहा इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ? मुझे तो लगता है कि ये जो सफलता है शायद उनके हिस्से में भी कुछ ना कुछ लिखा हो। अच्छा, होता है ना कि अगर मान लीजिए अगर मैं सफल हो गया होता जी, तो निश्चित है कि वहाँ उनसे शादी नहीं होती। शादी नहीं होती, वो आते ही नहीं, कोई बड़ी पार्टी आती। आते ही नहीं। और ना हमें पता चलता कि हाँ यहाँ भी करनी चाहिए हमको। तो शायद ये इनका सफलता का कुछ हिस्सा ना उनके हिस्से में भी था कि हाँ भाई आपको इनकी वाइफ बनना है। और उनके पास पहले जाइए, हाँ। फिर उनका जो है कि लकी चार्म, कैसे देहात में होता है कि मुखिया होता है उसकी वाइफ अपने आप मुखिया ही हो जाती है। तो वही हाल यहाँ पे है। तो उनका श्रेय मानते हैं आप जी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जब हमसे पढ़ाई ज़्यादा- लिखाई जब आप कर रहे होंगे घर पे, ऐसा तो नहीं है चूंकि फैमिली है और आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो कभी अनबन या फिर मैडम की तरफ से ऐसा नहीं होता था कि अरे रहे ना दिन बड़ी पढ़नी महाराज अब तब छोड़ दी? मेरा उल्टा हुआ है। अच्छा, सहयोग रहा है। हाँ, मैं जब नहीं पढ़ता था तो ये लोग मेरे बड़े भाई लोग को बोलती थी, हमसे डायरेक्ट नहीं बोलती थी। अच्छा, तैं कही ना तैं जाने के पढ़त नहीं कहाँ आजकल। नहीं, यहाँ उल्टा होता था। हाँ, यहाँ उल्टा। मतलब उनका भरपूर सहयोग रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा लाज लिहाज के कारण और भी पढ़ना पड़ा। हाँ, ताकि भाई मैडम कह रही हैं। हाँ, नया व्यक्ति है। अब आमतौर पर देखिए देखा जाता है कि एक समय के बाद अगर लोग कुछ ना कुछ न करें, मतलब जैसे हमारे आदमी तैयारी कर रहा है लेकिन घर पे आ गया तो खेती बाड़ी में हाथ नहीं बटा रहा है, बिजनेस कुछ, तो तमाम तरह की देखिए फाइनेंशियली हमको दिक्कत है नहीं है, वो हम मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन अगल बगल वालों को ज़्यादा समस्या होने लगती है इस चीज़ को देखते हुए। तो इन सारी चीज़ों से, आलोचनाओं से, और जब आप ये क्वालिफाई कर गए तो इसके बाद का क्या माहौल रहा टोटल, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा। आलोचनाओं का मुझ पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। उसके 2 कारण थे। एक तो मैं बताया कि ज़्यादा दुनिया क्या कहती है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, और दूसरा फैमिली सपोर्ट। आपका आधा तो ऑब्जर्व कर जाती है फैमिली, वो आपको तक बात आने ही नहीं देती है। पहले ही जवाब बात कब मालूम चलता है जब फैमिली आप किसी असफलता पे, गुस्सा पे जब जाहिर करती है ना, तब आपको पता चलता है कि वो लग रहा है कि ये लोग दबाव में है, तो ज़्यादा कुछ टॉलरेंट नहीं हुआ। ना, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ ना, मुझे उससे कभी फर्क नहीं पड़ा, और शायद मेरी फैमिली को भी नहीं फर्क पड़ा। थोड़ा बहुत तो असर रहता ही है ना, कभी कभी आप जब तो कमजोर मध्यवर्गीय हैं हम लोग, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे यार थोड़ा और मेहनत करो, फोकस थोड़ा और रहो। मेरी जो मूल कमी थी कंटिन्यूटी का ना होना, जैसे लगता है मूल कमी जो है कंटिन्यूटी का ना होना। जैसे होता है ना, कुछ लोग हैं कि शुरू से जनवरी से लेकर दिसंबर तक पढ़ते हैं, वो हम लोगों में नहीं रहा। बीच बीच में गैपिंग होते हैं, जैसे एग्जाम आया पढ़ लिए, फिर बीच में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए। ये देर होने का मेन कारण यही है, और कोई ना करे। मेरा सबसे अपील है कि कभी ऐसा ना करें, कंटिन्यूटी बरकरार रखें। बिल्कुल। और देखिए अब आने वाले समय में आपको एक पद दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी, आप इस जिम्मेदारी को किस प्रकार ले रहे हैं, मतलब कैसे इसको निभाएंगे, क्या कुछ सोचे होंगे थोड़ा बहुत में? एक तो है ना कि हम लोग ग्रामीण समाज से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या उम्मीद होती है, क्या उनको समस्याएं होती हैं? मूल समस्या तो यही है ना कि लोग अधिकारी के पास बात ही करने नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि ये कोई ना एलियन होगा, कोई बहुत ऊपर से उतरल है, बहुत बड़ा होगा। तो हम लोग को देख के उनको लग जाएगा, खासकर भोजपुरी सुन के तो उनको लग जाएगा कि ये अपने ही घर का लड़का है। एक तो फायदा होगा कि कम्युनिकेट बढ़िया मतलब बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहेगा। और दूसरा कुछ मूल समस्या जानते हैं भाई कि उनको से बस, उनको जो समस्या है ना आप सुन लीजिए, बस उनकी आधा समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, वो यहाँ सुकून मिलता है, आप बस सुन लीजिए, अधिकारी साहब हमारे सुन लेना समस्या। हाँ भाई खाद नहीं मिलत ना, सुन लगे खाद नहीं मिलत, और अब कोटा बढ़ा दीजिए। हम लोग खाद अभी किसान होने के नाते गए भी ना, आधार कार्ड में आपको अंगूठा लगाना पड़ता है। तो सब सदस्य लोग गए थे, सारे भैया लोग गए थे, तो वो बोले ना, तो जो डीलर थे वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कोटा बढ़वा देना भाई, वीडियो होने तो देखिए एक आदमी जब कॉमन मैन होता है और जब एक पद आ जाता है तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि कॉमन मैन की सोचने की क्षमता और एक अधिकारी की सोचने की क्षमता बहुत डिफर करती है।
तो देखिए, पद मिलने से पहले सब लोग यही सोचता है कि सच्ची निष्ठा से कर्तव्यहीन होके समाज का सेवा करेंगे, काम करेंगे। लेकिन जो सिस्टम इतना घुना हुआ है हम लोगों का, खासकर बिहार का, ऊपर से लेकर नीचे तक, और आप भी इस सिस्टम के हिस्सा होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे भी तो धूल जमेगी ही। इस सिस्टम से बाहर होकर तो कोई काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन सिस्टम के अंदर भी कई मौके आपको मिलते होंगे, ऐसा नहीं है कि हर छोटे काम में आपको हस्तक्षेप होता होगा। अब सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो बिल्कुल तो नहीं कर सकते दावे के साथ, लेकिन आपको पर्याप्त मौका मिलेंगे ना, आप उसी मौका में काम कीजिए ना। अब एक बार में क्यों सोचते हैं कि हम ही जाएंगे सिस्टम बदल देंगे, ऐसा तो ये तो संभव ही नहीं है ना। सिस्टम का हिस्सा बनिए। सिस्टम ऐसा नहीं है कि बेकार है, थोड़ा सा लोग का भी जागरूक होना होगा, और जागरूक होने के लिए सबसे बढ़िया होगा ये उनको एहसास दिलाना कि हम आपके सेवा के लिए आए हैं। जो कि हमारी पुलिस संस्था जो है उनमें भी यही कमी है। कई बार जो एक्सपर्ट लोग बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि कम्युनिकेशन गैप एक रहता है, लोग थोड़ा सा ना ट्रस्ट कम करते हैं, बातचीत ही नहीं हो पाता है उतना। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप प्रतिनिधि से बात कीजिए, जिसका प्रतिनिधि है मुखिया, पंचायत, सरपंच वगैरह हैं, इसमें भी लोग अशिक्षित तो आपको लगता है अपने ऊपर इतना वो विश्वास है कि आपकी जहाँ भी आपको मनोनीत किया जाएगा तो वहाँ के जो आम जनता हैं, लोग हैं, वो जब आएंगे तो इस कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू या फिर जो भी एक 1-to-1 टॉक होगा, इन सबको कंफर्ट जोन में लेते हुए उनकी सुनेंगे, वो सारी समस्याओं का निष्पादन करेंगे आपको। यही तो मेरा स्ट्रॉन्ग पक्ष रहेगा, मुझे लगता है कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ, खासकर कम से कम अपने बिहार में, तो बिहार के लिए तो मेरा ये बढ़िया रहेगा। देखिए, जितने अधिकारियों से मतलब हमारे कांटेक्ट हैं आपके लेवल पे या फिर आपके कुछ अपर लेवल पे भी है कांटेक्ट, तो जब आदमी एक नॉर्मल होकर बात करता है तो उनका परसेप्शन ये होता है कि भैया बात करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन चूँकि ये एक दिन का तो जॉब है नहीं, रोज़ 10 to 5 करना है, 10 to 4 o'clock, तो रोज़ के टाइम में ऐसा नहीं है कि 10 लोग 20 लोग आते हैं, किसी किसी दिन 100 लोग आते हैं, और हम भी एक आम इंसान ही हैं। मान लीजिए हम अपने कर्म से अधिकारी बने हैं, जनहित सेवा के लिए काम मिला हुआ है, तो कितना आदमी सुनेगा। कभी कभी आदमी इरिटेट हो जाता है, पक जाता है इन सारी चीज़ों से, तो उस चीज़ को कैसे आप मेंटेन करेंगे? एक पहली बात तो ये है कि वहाँ पे ट्रेनिंग का भी हिस्सा बनेगा हम लोग, तो कुछ तो वहाँ पे स्किल हम लोग का आखिर जो पद दे रहा है उसके लिए ट्रेन भी करेगा, और बाकी आपका अपनी पर्सनालिटी काम आएगी। अब हम लोग एक चीज़ तो है ना पर्सनालिटी में कि धैर्य बहुत ज़्यादा रहा है, इतने दिन तक आप देख रहे हैं। तो जब ये धैर्य फिर कहाँ काम आएगा? तो धैर्य वहाँ भी रहेगा। वहाँ पे एक धैर्य ही, तो हमसे जब भी पूछा गया है ना इंटरव्यू में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो मैं धैर्य ही बोलता हूँ। पेशेंस। हाँ, पेशेंस ही तो है जो अब तक बने हुआ है। नहीं तो जिस समय लोग रिटायर होते हैं उस समय मैं बीपीएससी का एग्जाम देने गया था, तो ये धैर्य काम आएगा। वहाँ भी रखना हो, सुन आपको भाई लोग बोलेंगे, लोगों की जो कमी है, लोग गुस्सा में भी बोलेंगे, कुछ लोग आपका काम करेंगे तो लोग प्यार से बोलेंगे, ये सब चलता रहेगा। देखिए समाज है तो वो अच्छाई और बुराई तो लगी है, सबके सोच के खिलाफ आदमी थोड़ी जा सकता है। देखिए जो कुर्सी मिलेगा आपको सरकारी वाली, गाड़ियाँ मिलेंगी, घर मिलेगा, गर्मी बड़ा होता है उस चीज़ में, उसका भाप आपको किस तरह से लगेगा? अब किसान के बेटा गर्मी झेल लेगा, झेल लेंगे। हाँ, किसान के पुत्र है ना, उस भाप से जलेंगे नहीं? नहीं किसान, क्योंकि देखिए वो पद मिला है आपको जनहित सेवा के लिए। हाँ, आप गर्मी समझ रहे हैं मैं आपकी बात। जी मैं वही कह रहा हूँ। तो उम्मीद करें देखने वाले कि नहीं उस चीज़ को आपको जहाँ भी मनोनीत किया जाएगा या फिर जहाँ भी आपको शेड्यूल किया जाएगा वहाँ पे आप सिस्टम से रहेंगे। सहजता सबसे जरूरी है लाइफ में। आप देखिए मैं वीडियो हूँ, मेरे ऊपर कई अधिकारी हैं, आपको ये देख के ही सहज रहना चाहिए कि आपसे ऊपर बेहतर करने वाले हैं, बेहतर सोचने वाले हैं। घमंड किस बात का? तो मान लीजिए आपसे ऊपर बेहतर करने वाले ना हो तो? बेहतर करने का मतलब सिर्फ कर्म से ही नहीं है, बेहतर पद है ना उसके पास। जी बेहतर पद है, लेकिन लेकिन इंसान की पूजा तो कर्म से होती है ना। आखिर बिना कर्म के वहाँ पहुँचा नहीं है, ये नहीं है कि आप कहेंगे। देखिए वो कर्म में, ये जो रोजमर्रा लाइफ में उसकी मैं वो कर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करके उस पद को पा लिए। जैसे वो भी एक कर्म तो वो भी है जी। दोबारा जैसे ऊपर है बेहतर लोग हैं, आपसे नीचे बेहतर लोग होंगे, सिर्फ ऊपर ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, आप नीचे बेहतर होंगे, तो घमंड इस बात का है नहीं। आप सीखते रहिए ना बस। आप ऐसा भी नहीं है कि हम जाएंगे पहली बार में ही सबसे बढ़िया काम। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो रोज वो पीरियड है ना, रूटीन पीरियड है कि फर्स्ट पोस्टिंग के बाद जो सेकंड पोस्टिंग हो वहाँ आप इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें, तब आपको अपनी कमियां मालूम होगी, प्लस सिस्टम कैसे काम करता है, लोग क्या उम्मीद करते हैं। हम भी जाएंगे देखने, हो सकता है मुझे भी जाकर सीखना ही है ना जी, सबको सीखना है। आप एक पद पे रहेंगे, फिर हो सकता है आपको सीनियरिटी मिले, आप दूसरे पद पे जाएं, सीखना जारी रहेगा, सीखते सीखते करते करते लाइफ खत्म हो जाएगी, आयु खत्म हो जाएगी, फिर रिटायर हो जाएंगे। देखिए एक जो कॉमन माइंडसेट होता है आम, जैसे हम लोग जो जिस घर के हैं, आप भी अभी छात्र जीवन में थे, अभी मान लीजिए पोस्ट हुए, ये एक जो माइंडसेट होता है, और अभी जो एक अधिकारी वाला माइंडसेट है। जब एक आदमी आम आदमी होता है तो जब जाता है अधिकारी लोगों के रूम में, अधिकारी लोग बड़ा थोड़ा सा ऐसे करके बैठते हैं, थोड़ा सा होता है ना, एरोगेंस दिखाते नहीं है लेकिन वो होता है, हाँ भाई बोलो क्या काम है। तो आदमी जब केबिन में एंटर करता है तो
अपनी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, डिफर करती है दोनों में। तो आप इन दोनों को किस तरह से मेंटेन करके चलेंगे? इत्तेफाक से अभी कुछ दिन पहले मैं ललन टॉप पे एक इंटरव्यू देख रहा था। अच्छा। वो नाम तो मुझे नहीं याद होता ना, छोटा छोटा क्लिप में जी, आजकल आता है रील्स, उस पर यही पूछा गया था कि अधिकारी लोग इतना सीरियस क्यों होते हैं। तो उनका जवाब था कि आप जब पब्लिक भाई इतने बड़े पोस्ट मिला हुआ है, लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आप मस्खरा चाह के भी नहीं हो पाते हैं। आप धीरे धीरे सिस्टम में रहते हैं ना, थोड़ा सा आप जिस खड़ूस कहिए या एरोगेंस, ऐसा नहीं कि एरोगेंट होता है, सबसे जब अप्रोचेबल हो जाएगा बहुत ज़्यादा ना, तो जो जरूरत वाला नहीं है, जो सिर्फ आप वो भी सर पे चढ़ाई करे, वो अप्रोच करने लगे हर बात को आपको। तो थोड़ा सा कहीं सीरियस भी रहना पड़ेगा, कहीं अप्रोचेबल भी हुई है। जैसे कहीं गए ग्रामीण क्षेत्र में तो वहाँ लोगों को लगे कहीं से बात किया जा सकता है, ऐसा फील कराना होगा बी नॉर्मल एकदम। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको लगे कि बस जाके इन्हीं से डायरेक्ट बात करना है। एक सिस्टम है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी काम के लिए आप हमसे नीचे बात करना है तो आप वहीं जाइए। आप हमारे पास हर काम के लिए मेरे पास थोड़ी आइएगा, अब डायरेक्ट हाई कोर्ट जाइएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा प्लीज़? कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। इंटरव्यू में मेरे दौरान इंटरव्यू के दौरान मुझे एक मित्र मिला था, वो अभी उसकी उम्र 22 साल नहीं हुई है और इस बार 6th रैंक है। अरे बाप रे, प्रियांशु कुमार। सोचिए कि मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप तैयार रहिए कि आपको प्रियांशुओं से आपका कंपटीशन है। हाँ, मतलब एकदम बिगिनर। हाँ, बिगिनर वो आपके लिए लग रहा है कि बिगिनर है ना, हो सकता है वो तैयारी पहले शुरू कर सकता है। बिल्कुल, आज के डेट में अगर तैयारी करनी है तो आप पहले से क्लियर रहिए कि हमको ये करना है, और इंटरमीडिएट के बाद से शुरू हो जाइए। और इंटरमीडिएट में भी मेरा मानना है कि आप सब्जेक्ट का चुनाव उसी की तरह कीजिए जो आपका जीएस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करता हो। जैसे कि आर्ट्स रखिए, अगर आपको साइंस नहीं जाना है, बर्डन नहीं होगा। हाँ, अगर साइंस आपको IITian नहीं बनना है, मेडिकल में नहीं जाना है, तो कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साइंस का उतना वैल्यू है नहीं, तो आप वहीं से शुरू हो जाइए। आपके उदाहरण है भाई, टीना देवी देखिए जी, पहली बार में 1st रैंक लाना। बिल्कुल ऐसे ही तो है नहीं, वो IAS की बेटी है, तो उनको क्लियर था कि क्या करना था। हम लोग को तो बहुत बाद में लगा कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसलिए हम लोग लेट थे, थॉट्स बहुत लेट क्लियर हुए। हाँ, इसीलिए हम लोग को संघर्ष भी ज़्यादा हुआ। अब जितना पहले क्लियर रहेंगे उतना बेहतर करेंगे, उतना आगे जाएंगे। चलिए, ओवरऑल ये छोटा सा किस्सा कहानी, फिर मैं नाम भूल गया आपका। ओमकार वैभव सिंह उर्फ टप्पू सिंह। अभी भी एक अच्छा खासा इनके पास पद है। इससे पहले हम आप जो झेलते हैं एक छात्र जीवन में, रोज़मर्रा की लाइफ में, घर वालों का, रिश्तेदारों का, अगल बगल वालों का टका टिप्पणी, उन तमाम चीज़ों का आप इग्नोर करिए। जो आपका लक्ष्य है उस पर डटे रहिए और बिल्कुल उसको आप प्राप्त करिएगा, जैसे इन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम बधाइयाँ आगे के जीवन के लिए आपको, और आप ऐसे ही निरंतर समाज की सेवा करते रहिएगा। जो पद आपको मिलेगा उसके बाद, इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमें बताइएगा। बाकी यदि आपके जानकारी में कोई तैयारी करने वाला बंदा है तो उसके पास ये ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इस पॉडकास्ट से आपको सीखने को ही मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।